हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह और मेरा ये वीडियो ट्रिप्लेक्स डीएनए के ऊपर है। तो ट्रिप्लेक्स डीएनए भी जिसके अंदर 3 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक डीएनए के मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो बी डीएनए या फिर वॉटसन एंड क्रिक डीएनए, जिसे हम बी डीएनए के नाम से जानते हैं, उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहला स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। इसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं बी डीएनए के अंदर, और बीच में जो 2 स्ट्रैंड के बीच में स्पेस होता है, वहाँ नॉर्मल वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग पाई जाती है बी डीएनए के अंदर। तो बी डीएनए में केवल 2 ही स्ट्रैंड पाए जाते हैं, और जो स्ट्रैंड होता है वहाँ पर शुगर और फॉस्फेट अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, और 2 स्ट्रैंड के बीच में बेस पेयरिंग पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में भी दिया है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो क्या ऐसे अनयूजुअल भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? क्या ट्रिप्लेक्स डीएनए भी पाया जाता है? तो उसका आंसर है हाँ, हाँ बिल्कुल, ऐसे भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जहां पर डीएनए के अंदर 3 स्ट्रैंड होते हों, और ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 स्ट्रैंड पाए जाते हों, उसे हम ट्रिप्लेक्स डीएनए भी कहते हैं, या फिर हम इसे एच डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्यतः जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के अंदर, और उस स्ट्रैंड के बीच में जो मेजर ग्रुप होते हैं, अच्छा मेजर ग्रुप क्या होता है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप्स। तो डीएनए के बीच में, डीएनए के स्ट्रैंड में जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि हल्का सा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इन मेजर ग्रुप के अंदर ही ट्रिप्लेक्स डीएनए या तीसरा स्ट्रैंड और जुड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक तीसरा स्ट्रैंड और जुड़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर कब बनते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब साइटोसिन या साइटिडीन या फिर थाइमीन या थाइमिडीन प्रोटोनेटेड हो जाती है, तो मेजर ग्रुप में जाकर ये अटैच हो जाती है। तो नॉर्मली जो अनयूजुअल बेस पेयरिंग है, नॉर्मली बेस पेयरिंग क्या होती है? जो वॉटसन एंड क्रिक होती है, वॉटसन एंड क्रिक की नॉर्मल बेस पेयरिंग कैसी होती है? जिसके अंदर एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ पेयर करता है, और ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये तो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है, लेकिन ऑगस्टीन बेस पेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है कि अगर साइटिडीन रेसिड्यू प्रोटोनेटेड हो जाती है, तो ये ग्वानिन और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर के साथ जो ग्वानिन होती है उस रेसिड्यू के साथ जुड़ जाती है, यानी कि साइटोसिन अगर प्रोटोनेटेड हो जाती है तो ये जीसी के ग्वानिन रेसिड्यू के साथ पेयरिंग कर लेती है मेजर ग्रुप में। उसी प्रकार से अगर एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयर है, तो ऐसी कंडीशन में थाइमिन अगर प्रोटोनेटेड हो जाती है, प्रोटोनेटेड मीन्स अगर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और प्रोटोनेटेड का अर्थ होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, और प्रोटोनेटेड थाइमिन इस ए और टी बेस पेयर के ए के साथ पेयर, यानी एडेनिन के साथ पेयरिंग या बॉन्डिंग कर लेता है, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो जो जिस पोजीशन पर ये पेयरिंग देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर ये एक पहला स्टैंड है और ये एक दूसरा स्टैंड है। ठीक है, तो इनके बीच में जो पेयरिंग हो रही है, जो पोजीशन है, सपोज कीजिए ये एक तीसरा स्टैंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तीसरा स्टैंड की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हम कहते हैं हुगस्टीन पोजीशन। ठीक है,
और जो बॉन्ड बनते हैं, जो प्रोटोनेटेड थायमीन या फिर प्रोटोनेटेड साइटिडीन के कारण जो ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं या जो बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड को हम हुगस्टीन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर शॉर्ट चेन या शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के कारण बनते हैं, जिसे हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। और जो ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर या ट्रिप्लेक्स स्ट्रैंड बनते हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। तो सामान्यतः जो इंटर मॉलिक्यूल है, इंटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि उसके अंदर नॉर्मली जो जैसे वाटसन की पेयरिंग होगी और नॉर्मली एक और बीच में, जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रैंड और ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर। और इंट्रा मॉलिक्यूलर में जैसे बहुत सारे हेयर पेन या फिर हम कह सकते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं, जहां पर एक जैसे लगातार मिरर रिपीट्स देखने को आते हैं, वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रिप्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। सपोज कीजिए जैसे एक छोटी सी ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है और जिसके अंदर केवल प्यूरिन ही है, ठीक है, तो दो प्यूरिन स्ट्रैंड के बीच में एक प्रिमिडिन स्ट्रैंड आ जाता है, तो इस तरह से ट्रिप्लेक्स बन जाते हैं। या फिर दो प्रिमिडिन स्ट्रैंड के बीच में एक प्यूरिन स्ट्रैंड आ जाता है, तो इस प्रकार के ट्रिप्लेक्सेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिप्लेक्सेस का स्ट्रक्चर्स है, ये प्रोटोनेटेड कंडीशन इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे। जैसे ए और टी है, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर करता है, लेकिन अगर थायमीन प्रोटोनेटेड हो जाए, यानी कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो ये ए और टी के एडेनिन और थायमीन के एडेनिन के साथ पेयर कर जाता है। तो ये थायमीन एडेनिन के साथ पेयर कर गया है, तो ये वो स्ट्रक्चर से नॉर्मल वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग है जहां पर डबल बॉन्ड है, लेकिन बाद में थायमीन भी इसके साथ जुड़ गया क्योंकि ये प्रोटोनेटेड है, यानी कि इसके अंदर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसी प्रकार से ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। ठीक है, ये नॉर्मल बेस पेयरिंग है जहां पर ग्वानिन रेसिड्यू साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। लेकिन अगर साइटोसिन प्रोटोनेटेड हो जाए, साइटिडीन रेसिड्यू प्रोटोनेटेड हो जाती है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो ये जाकर डबल बॉन्ड या वाटसन के बीच में जो मेजर ग्रुप होते हैं वहां पर भी ग्वानिन रेसिड्यू के साथ पेयर कर लेता है, और इस प्रकार से ट्रिप्लेक्स डीएनए भी बन जाते हैं। कभी कभार 4 स्ट्रैंड भी आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्वाड्रुप्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो टेट्राप्लेक्सिस भी देखने को मिलते हैं ऐसे डीएनए के अंदर, अनयूजुअल बेसिस पेयर। तो अगर ऐसी कंडीशन में, जैसे आप इस केस में हम देख रहे हैं कि साइटिडीन का जो पीके होता है, नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसकी 4.2 होती है। ठीक है, पीके का मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई सा भी केमिकल कितना एसिडिक है। ठीक है, HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, H2SO4 भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो जितना पीके की वैल्यू कम होती है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पर जो साइटोसिन जो प्रोटोनेटेड हो जाता है, यहाँ पर इसका पीके की वैल्यू 7.5 हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल 4.2 होता है, लेकिन प्रोटोनेटेड कंडीशन में इस साइटिडीन की जो पीके वैल्यू होती है वो करीब 7.5 हो जाती है। ठीक है, ज्यादा हो जाती है, तो नॉर्मली एसिडिक से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी कि अगर हम पीके की वैल्यू को ऊपर की ओर जाते हैं तो एसिडिटी कम होती चली जाती है, और नीचे चले जाते हैं पीके की वैल्यू, उसी के साथ एसिडिटी भी इसके साथ बढ़ती चली जाती है। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।